नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, जहाँ पर आपको अलग अलग थीम्स की जैकेट्स, हुडीज इत्यादि मिलेंगी। ये देखिए, मैंने आज नहीं पहन रखा है, लेकिन कल पहन के दिखा दूंगा। ऐसी की क्या बात है। आइए बात करते हैं एक बार फिर से बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और उसमें तारिक रहमान का अवतरण हुआ है। कौन है तारिक रहमान? तारिक रहमान जो है वो जनरल ज़ियाउर रहमान के बेटे हैं। ये जनरल ज़ियाउर रहमान वो थे जिन्होंने मुजीबुर रहमान का कत्ल किया था और उनको कत्ल करके सत्ता हासिल की थी। और सत्ता हासिल करने के बाद फिर, जैसा कि डिक्टेटरशिप्स के साथ में होता है, ज़ियाउर रहमान जो थे वो भी एक तरह से कत्ल ही किए गए थे, क्योंकि एक और जर्नल आ गए, एच.एम. इरशाद, और एच.एम. इरशाद ने फिर ज़ियाउर रहमान को बंदी बना दिया, जेल में ही वो मर गए। अब उसके बाद फिर उनकी बेगम है खालिदा ज़िया, और बेटे हैं तारिक रहमान। अब आपको पता है कि मुजीबुर रहमान के मरने के बाद उनकी जो बेटी थी वो उस समय जर्मनी में थी, तो वो अकेले बच गई थी, वो और उनकी एक बहन। और उनको फिर भारत ने शरण दी थी, वो भारत में रही थी लंबे समय तक। जब स्थिति ऐसी बनी कि वो बांग्लादेश जा सके, तो फिर बांग्लादेश में जाके और उन्होंने वापस अपनी पार्टी अवामी लीग को जीवित किया। अवामी लीग को जीवित करके फिर वहाँ पे चुनाव लड़ा और वहाँ पर पहले प्रधानमंत्री एक बार बनी, फिर उसके बाद फिर वापस ये खालिदा ज़िया बनी, और एक तरह से वहाँ पे एक डुओपोली हो गई, अवामी लीग वर्सेस BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब इसको तोड़ दिया CIA वगैरह ने मिलके, और इसमें बीच में डाल दिया मोहम्मद यूनुस को। और मोहम्मद यूनुस को इसलिए डाला कि हसीना के रहते हुए भारत को ये लोग घेर नहीं पा रहे थे, और इनका जो वैश्विक एजेंडा था, जो ग्लोबल एजेंडा था, और जिसको कि ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस चलाता है, सोरोस वाला, उस ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का मेंबर भारत की कांग्रेस पार्टी भी है, जिसकी मीटिंग में अभी आपको पता है राहुल गांधी जर्मनी गए थे। वहाँ पर श्री सत्यनारायण जी, गंगाराम जी बढ़ई के तत्वावधान में। और ये बात और किसी ने नहीं कही, सत्यनारायण जी ने स्वयं कही। तारिक रहमान के आने से बांग्लादेश में क्या परिवर्तन होगा? क्योंकि यूनुस मियाँ को लाया गया था कि हसीना को हटाओ और एक इंटरिम सरकार बना के फिर आगे जो है वो एंटी हसीना ग्रुप को वहाँ पर सत्ता में डालने का, सत्तारूढ़ करने का एक जो कार्यक्रम है उसको पूर्ण करो, जिससे कि भारत का जो पूरा एक डोमिनेशन चल रहा है बांग्लादेश में वो समाप्त हो सके। समस्या ये है कि भारत का डोमिनेशन तो आप समाप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि बांग्लादेश बिल्कुल ये समझ लीजिए कि रिसोर्सलेस एक गांव जैसा एक देश है। उसके रिसोर्सेज क्या है? उसके पास सबसे बड़ा रिसोर्स है पानी का, क्योंकि ये एक तरह से मार्शी लैंड है, चारों तरफ से पानी जो है लो लाइंग है, इतनी सारी नदियाँ वहाँ से गुजरती है, हर जगह पानी पानी। तो पानी वहाँ का बड़ा रिसोर्स है, और उसके बाद भी वो अपनी पूरी जनता को फीड करने लायक चावल नहीं उगा पा रहे हैं। क्यों नहीं उगा पा रहे हैं? क्योंकि पुरानी जो दकियानूसी पद्धतियाँ हैं खेती की, वही वो अपना रहे हैं। मुझे याद है कि मैं एक बार मेघालय गया था, और मेघालय में ये लोग कहते थे कि साहब कि ये देखिए, ये लोग साल में 3 क्रॉप लेते हैं, 3 क्रॉप लेते हैं धान की। अब वो 3 क्रॉप लेने, और इसका जो था, जो हमारी तरफ, जो मेघालय की तरफ जो लोग थे, एक तूरा डिस्ट्रिक्ट जो पहले थे पुरानी, अब तो उसमें बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स बन गई, जो गारो हिल्स हुआ करती थी। तो अब महेंद्रगंज नाम की एक जगह है, और उस महेंद्रगंज जो है वो अकेली कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरे मेघालय में जो कि नॉन ट्राइबल है, और वो मुस्लिम बाहुल्य है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मेघालय में भी कोई मुस्लिम बाहुल्य एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। और उस महेंद्रगंज के आसपास जो भी वहाँ का बॉर्डर, जब मैंने वहाँ का दौरा किया, मैं वहाँ ऑब्जर्वर था इलेक्शन में, तो ये पता चला कि साहब कि लोगों में ये बड़ा एक बांग्लादेश के प्रति
एक आदर भाव है कि लोग खेती अच्छी करते हैं, लेकिन उस खेती अच्छी का हाल ये है कि बिना भारत के कुछ चावल भी नहीं कर पाते। ये एक ही रिसोर्स है। दूसरा जो था वो टेक्सटाइल का इन्होंने डेवलप किया था। टेक्सटाइल का हब इसलिए डेवलप हो गया था क्योंकि भारत से ये लेते थे धागा और उससे बनाते थे कपड़े। भारत के भी बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स थे वो भी, उन्होंने भी अपनी शॉप जो है वो बांग्लादेश में सेटअप कर ली थी, क्योंकि बांग्लादेश में कोई लेबर लॉज नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई रेगुलेशन नहीं है, और भारत से ही बिजली लेते थे, भारत से ही धागा लेते थे, भारत से ही आलू प्याज टमाटर सारी चीज़ें जो है वो भारत से लेते थे। यहाँ तक कि स्मगलिंग करके जो उनका एक स्टेपल डाइट है बीफ का, वो भी भारत से लेते थे, मसाले भी भारत से, सब कुछ भारत से है। कोई उनके पास कोई मिनरल वेल्थ नहीं है, कोई उनके पास कोई और रिसोर्स नहीं है कि साहब कोई इलेक्ट्रिसिटी वो पैदा करते हैं, वो भी भारत से ही जाती है, तेल भी भारत से ही जाता है, सब कुछ भारत से जाता है, क्योंकि भारत ने उनको, एक तरफ उनके समुद्र है और जो बाकी जो करीब 4200 किलोमीटर उनकी जो सीमा है उसमें से 4076 किलोमीटर भारत से घिरी हुई। और उसके बाद फिर वहाँ जमाते इस्लामी जैसी पार्टी जो है वो कहती है कि साहब कि हमें भारत के विरुद्ध जिहाद करना है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको थोड़ी बहुत भी समझ हो वो ऐसा नहीं कर सकती। अवामी लीग तो कतई नहीं करती थी, और बीएनपी जो है वो चूँकि जमाते इस्लामी का थोड़ा सपोर्ट लेती थी अवामी लीग को हराने के लिए, तो वो तो करती थी। अब तारिक रहमान आ गए हैं तो जमाते इस्लामी को ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो आगे क्या करेगी चल के, क्योंकि जमाते इस्लामी अपने दम पर अकेले वहाँ जीत नहीं सकती, और चूँकि अवामी लीग सामने है नहीं तो बीएनपी को जमाते इस्लामी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या तारिक रहमान ने वहाँ पहुंचकर, भाई 1 लाख भीड़ ने उसका स्वागत किया, बड़ा तगड़ा स्वागत हुआ तारिक रहमान का। तारिक रहमान के ख़िलाफ़ जो भी केसेस हसीना ने डाल रखे थे वो हटा लिए यूनुस मियाँ ने। ये यूनुस मियाँ की भी गलती हो गई, क्योंकि यूनुस मियाँ स्वयं पावर में रहना चाहते हैं, इसीलिए यूनुस मियाँ ने, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि उस्मान हादी की हत्या कराई जिससे कि इलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि उनकी जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी है एनसीपी, उसका कोई ट्रैक्शन नहीं बन पा रहा है, वो तो शायद एक भी सीट ना जीत पाए। तो ऐसे में अवामी लीग को जो इन्होंने बैन किया है वो यूनुस मियाँ के लिए घातक सिद्ध होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब बीएनपी को आवश्यकता नहीं है जमाते इस्लामी की। तो बीएनपी वर्सेस जमाते इस्लामी तो इलेक्शन होने वाला है, और बीएनपी वर्सेस जमाते इस्लामी इलेक्शन होगा तो बीएनपी को अवामी लीग के वोट भी मिल जाएंगे, तो बीएनपी जो है वो लैंडस्लाइड जीतेगी, ऐसा दिखता है। लेकिन क्या उससे हिंदुओं की दशा सुधर जाएगी? देखिए, हिंदुओं की दशा हसीना के ज़माने में भी नहीं सुधरी थी, क्योंकि हसीना जो थी वो भारत के साथ तो मित्रवत संबंध रखती थी, इसलिए रखती थी क्योंकि वो थोड़ी प्रैक्टिकल थी, और वो ये समझती थी कि भारत के साथ मित्रवत संबंध रखने से भारत से जो हमें चाहिए सारे रिसोर्सेज भारत से चाहिए, और जो उनका एक्सपोर्ट है जिससे कि उनके फॉरेन करेंसी बन रही थी, यानी कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो उनकी इकोनॉमी में सबसे बड़ा एक योगदान करता था, लगभग 75%, उसके लिए भी भारत की आवश्यकता थी। उसमें जो कारखाने थे, फैक्ट्रीज थी, उनको चलाने के लिए भारत की आवश्यकता थी, क्योंकि बिजली भी वहीं से मिलती थी, और जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ पर चलाने के लिए डीजल जो था वो भी भारत से ही मिलता था, सब कुछ भारत से मिलता था। तो इसलिए उसने भारत से मित्रवत संबंध तो बना के रखे, लेकिन समय समय पर चाइना कार्ड भी खेलती थी। और हिंदू तो उसके यहाँ भी एक तरह से ये समझ लीजिए कि सेकंड क्लास सिटीज़न तो वहाँ हुआ ही करते थे। 2021 में जो हुआ, जो दुर्गा पूजा पंडाल में एक कुरान रख के जो एक फर्जी ब्लास्फेमी का केस बनाया गया, उसके बाद जो दंगे हुए उसमें भी हिंदू ही बेचारे मारे गए थे। खैर, जो लोग पकड़े गए वो पकड़े गए, तो ये तो वो कर लिया करती थी कि भाई लोगों को पकड़ लिया करती थी, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बहुत उसने मेंटेन कर रखा था, इसलिए हिंदू प्रसन्न थे कि भाई चलो देयर इज़ सम सेम्बलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इतना ही हिंदू हसीना वाजिद के कारण जो थे वो सुखी थे कि भाई लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बहुत चलता है। बाकी
थे हिंदू उस समय भी सेकंड क्लास सिटीजन। तो तारिक रहमान ने कल जो बोला आके कि साहब हम इंक्लूसिव बांग्लादेश बनाएंगे और इंक्लूसिव बांग्लादेश के साथ में यहाँ पर सभी को साथ लेके चलेंगे और हिंदू मुसलमान और बौद्ध और ईसाई ये सब के लिए ये बांग्लादेश बराबर है, ये केवल कहने की बातें हैं। क्योंकि साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि वो प्रॉफिट के कदम चिन्ह के पर चिन्हों पे चलेंगे, उनके कदमों पे चलेंगे। तो साहब प्रॉफिट ने तो साफ साफ कहा था, क्योंकि वहाँ पे पहले जूस हुआ करते थे उस समय और कुछ नहीं थे। तो कह देखिए साहब कि सारे जूस को जो है वो अरब से बाहर निकालेंगे। तो मुझे तो लगता है कि भारत को तो अपनी पॉलिसीज़ पूरी ठीक कर देनी चाहिए, अभी भी समय है, इन चक्करों में ना पड़े। और यदि सुपर पावर बनना है तो वो सुपर पावर वाली जो मसल फ्लेक्सिंग है वो करनी चाहिए और एक पूरा एक हिंदू क्षेत्र, एक या दो हिंदू क्षेत्र निकाल के अलग करने चाहिए। यदि बांग्लादेश में किसी भी सरकार को भारत की सहायता की, भारत से इंपोर्ट की आवश्यकता है तो उसके लिए शर्तें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। पानी का तो वैसे भी अगले साल ही उसका रिन्यूअल है, तो वो भी अब नहीं करना चाहिए। हमें जितना पानी चाहिए हम देंगे और नहीं हम वहाँ भेजने नहीं देंगे। बाकी पद्मा में भी पानी नहीं देंगे, तीस्ता में भी नहीं देंगे। ब्रह्मपुत्र में जितना जाता है हम रोक भी नहीं सकते, जितना पानी है उसमें ब्रह्मपुत्र में, तो वो जितना जाता है उतना जाता है। बिल्कुल सुस्पष्ट होने की आवश्यकता है। ये जो हल्की फुल्की बातें चल रही है कि अरे तारिक रहमान आ जाएगा तो बातें ठीक हो जाएगी, कुछ ठीक नहीं होना है। हिंदुओं की दशा ऐसे ही रहेगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ वस्तुतः इस्लामी शासन ही है और इस्लाम में हिंदू सेकंड क्लास सिटीजन यानी ज़िम्मी होकर ही रह सकता है। इसलिए भारत उठो और बांग्लादेश की जो चिकन नेक्स हैं उन दोनों चिकन नेक्स को झटका करके काट दो। झटका हलाल करने की जरूरत, झटका करो, क्योंकि हमारी परंपरा झटके की है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।